नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं योगेंद्र आपके बीच। आपका फैसला, 4 राज्यों की जनता का क्या फैसला रहा है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हिंदी भाषी जो बेल्ट है, इसके रिजल्ट काफी चौंकाने वाले हैं। जिस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, बीजेपी की सरकार को लेके ओहापोह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई थी, लेकिन तीनों जगह ही भाजपा सरकार बना रही है। तेलंगाना में सरकार बना करके राहत कांग्रेस लेगी वहां से, क्योंकि वहां पहली मर्तबा सरकार बनेगी तेलंगाना बनने के बाद। कांग्रेस की बीआरएस को आउट किया है, उसकी आगे बढ़ती कार को रोक दिया गया है। तो चले हम पूरे मुद्दे पर अगर चर्चा करें तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या ऐसे इश्यूज रहे जिसपे गौर करना चाहिए कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को। क्योंकि राजस्थान में अगर बात करें तो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और रिजल्ट का जो आंकड़ा है, एक मैजिक नंबर अपने बूते बहुत अच्छे से अच्छी पोजीशन के अंदर बीजेपी ने हासिल कर लिया है। और कांग्रेस की बात कहें तो एक संतोषजनक परिणाम कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। वो संतोषजनक मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पहले कार्यकाल में जब अशोक गहलोत सत्ता से हटे थे तो 56 सीट थी, दूसरे कार्यकाल में 21 सीट रही। इस बार यह कहा जा रहा था कि 9 सीट से ज्यादा कांग्रेस की नहीं आएंगी, यानी कि एक फॉर्च्यूनर में बैठ के आएंगे, ये लगातार बीजेपी कह रही थी। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की तस्वीर सामने आ रही है। राजीव जैन साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। आदित्य कांत जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, द स्टेट्समैन के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। परिणाम सामने है, कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं है और मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है, मोदी ने नमन किया है चारों राज्यों की जनता को और कहा है कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन राजस्थान की हमने बहुत नजदीक से देखा इलेक्शन को। कौन से ऐसे इश्यूज रहे जिसकी वजह से अशोक गहलोत जो पूरी तरह से आश्वस्त थे, जनता के बीच रहे और जनता को योजनाओं का लाभ भी दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए? चलिए, मैं राजीव जी आप भी सुनना चाहेंगे। सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त जयपुर भाजपा मुख्यालय से प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो सुनना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ निकल करके आता है। कि जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया, 5 महीने की गारंटी में विश्वास नहीं किया। मैं हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर तमाम मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया, 5 महीने की गारंटी में विश्वास नहीं किया। मैं हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने रात दिन इस पार्टी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत की, श्रम और परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज एक स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं हमारे यहाँ कॉल सेंटर, आईटी, सोशल मीडिया की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे, कभी बाद, और आज जब मैं सुबह 4:30 बजे सब लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो अपने फोन पर लगे हुए थे। हम नीचे की टीम से चर्चा कर रहे हैं। ये डेडिकेशन, ये समर्पण, ये तपस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जीत का एक आधार बनी। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अब चांद पे पर तिरंगा पहुंचा है और राजस्थान के गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, हर वर्ग ने उनके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको
वंदन अभिनंदन करते हुए और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराई से पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर और वो ब्रीफिंग मुश्किल से 30 से 35 सेकंड यानी कि 1 मिनट की ब्रीफिंग उन्होंने की है। उनके साथ में अरुण सिंह भी जो प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं वो भी जुड़े रहे। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहा जा सके कि हाँ कांग्रेस की यहाँ पे चूक रही है और बीजेपी को इस तरह से इस जीत को हम बम्पर जीत कह सकते हैं, छप्पर फाड़ के लोगों ने वोट दिया है, इस तरह से देख सकते हैं इसे, क्योंकि बीजेपी 163 सीट तक भी 2013 में जीत चुकी है। देखिए 2013 में जो 163 सीटें जीती वो एक चमत्कार ही था उस समय। वो आज की तारीख में वो संभव नहीं था, क्योंकि आज कांग्रेस भी काफी मजबूत थी और जो राज्य सरकार की, कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थी उनका असर भी था। तो उन्हीं असर के हिसाब से हम देखें तो इतने मजबूत विपक्ष के तौर पे उनको जगह भी मिली। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी चीज देख रहा हूँ योगेंद्र जी इस नतीजों पे, कि दोनों पार्टियों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी ज्यादातर की हार हुई है, खासकर बड़े नेताओं की तो हार हुई है। 25 में से 17 मंत्री हार गए, जैसे अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं। आगे एक आध घंटे में और क्या सूचना आती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों हार गए। तो काफी बड़ी संख्या में जो मौजूदा विधायक हैं उनको जनता ने नकार दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो मौजूदा विधायकों के प्रति थी। उनको जो हार मिली है तो उसका अपने अपने हिसाब से पार्टियों को नुकसान हुआ। कांग्रेस के ज्यादा सिटिंग एमएलए मैदान में उतरे थे, उनकी हार हुई है। तो कांग्रेस से एक और चूक ये हुई कि उसने पुराने उम्मीदवारों को रिपीट किया जो हार गए थे, और भाजपा ने भी उन कई जगह ऐसे उम्मीदवारों को रिपीट किया जो पिछली बार हार गए थे, वापिस इस बार टिकट दिया। उनमें भी कई लोगों की बड़ी संख्या में हार हुई है। तो हम इस रूप में भी इसको ले सकते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था वो स्थानीय विधायकों के प्रति ज्यादा था, क्योंकि भाजपा को भी एक बड़ी संख्या में जो एक कंफर्टेबल बहुमत दे दिया, जिससे अब उनको ना निर्दलीयों की जरूरत है ना अन्य छोटे दलों की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार चलेगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी में आई है। और जो पिछले 5 साल हमने देखा वो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो निर्दलियों का और दूसरे दलों का, बसपा का हमको सहयोग लेना पड़ा था। उसके ब्याह पे अशोक गहलोत ने सरकार चलाई, और जो चलाई सरकार वो बड़ी कठिन परिस्थितियों की सरकार थी। उन्होंने अपनी एक योजनाएं भी दी, उनको धरातल पे भी उतारा। लेकिन वो जो चीजें हैं कि जो सरकारी तंत्र के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार तो खूब हुआ, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को और विधायकों के जरिए होना चाहिए वो चीज कहीं कमी रही। उसी का नुकसान ये चुनाव परिणामों में दिखता है। अब तो टिकट विकेट और जो सब चीजें वो सब पुरानी बातें हो गई। अब तो सिर्फ हमारी चर्चा नतीजों पे है कि नतीजे इस रूप में आए। तो निश्चित रूप से जनता ने स्वीकारा। अपनी पूर्व में भी चर्चा हुई, मैं आपके उसमें भी डिबेट में भी 1-2 बार कह चुका था कि जो भी बढ़त मिलेगी वो भाजपा के पक्ष में दिख रही थी हमें। अपनी कल परसों भी चर्चा हुई थी कि किस तरीके से पूर्वी राजस्थान या कहीं कहीं भी तो जो अपना सबका एक आकलन था जो एग्जिट पोल को, लेकिन कांग्रेस के लिए भी हालांकि मंगलवार को पार्टी विधायक दल की बैठक कॉल की है, उसमें समीक्षा होगी। एजेंडे काफी सारी कांग्रेस लेकर के आई, लेकिन खुद ही अपने एजेंडे बना करके भूल गई। जैसे ईआरसीपी वो मुद्दा बनाया, ईआरसीपी की यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह 2-3 सभा करने के बाद में भूल गए कि यात्रा भी निकाली। गारंटी योजना को लेकर के यात्रा निकालने के लिए प्रभारी बना दिए गए। सचिन पायलट कोटा संभाग में जाएंगे, उदयपुर संभाग में सीपी जोशी जाएंगे, उस संभाग में वो जाएंगे, सबकी बना दी, लेकिन एक संभाग में खुद की सीट के अलावा कोई गया ही नहीं है। तो ये लगता है कि एक सिंगल मैन शो जो गहलोत साहब का चल रहा था, और पार्टी अलाकमान मालूम था कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत अगर एकजुट नहीं होंगे तो राज्य से, सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा आपको, और वही सब कुछ हुआ। ईस्टर्न राजस्थान में ईआरसीपी से बड़ा मुद्दा सचिन पायलट था, और वहां पे गुर्जरों ने जिस तरह से पहले वोट दिया था, वोट इस बार नहीं मिला। इस कारण से बड़े बड़े दिग्गज हार गए। आप सही कह रहे हैं कि कैबिनेट में भरतपुर में देख लीजिए, एक सुभाष गर्ग अलायंस में जीते हैं, बाकी सारी सीटें साफ हो गई वहां से।
पिछली बार यही स्थिति बीजेपी के साथ में बनी थी। तो जो ट्रेंड बदलता जा रहा है लोगों का, मुझे लगता है कि, और योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो योजनाओं को लेकर के महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं थी, अभी मध्य प्रदेश का आप रिजल्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का मैं जिक्र सुन रहा हूं, कई जगह पे एक्सपर्ट्स अपने व्यूज दे रहे हैं, तो ऐसी योजनाएं राजस्थान में भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कमी रही कि जो योजनाएं हम दे रहे हैं वो विज्ञापन के अलावा धरातल पे भी बताना बहुत जरूरी होता है। आदित्य कांत जी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको, 4 राज्यों के जो परिणाम सामने हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तेलंगाना को लेकर के निश्चित रूप से उत्साहित होना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन हिंदी भाषी जो बेल्ट है उससे बिल्कुल साफ हो गई है, और ये परिणाम निश्चित रूप से पिछली बार इनका रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन पे जिन राज्यों के अंदर बनी वो नहीं आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कॉन्फिडेंस लेवल अलग भी होगा बीजेपी का कि 3 राज्य और 2 कांग्रेस से, एक खुद का राज्य बरकरार रखा, और किसी भी एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश का ऐसा रिजल्ट तो दिया ही नहीं था। तो क्या कुछ रहा ये? बिल्कुल योगेंद्र जी, अभी जब हम 2 दिन पहले भी यही बात कर रहे थे तो ये जो तेलंगाना के बारे में तो शायद कोई डाउट नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ ऑब्वियसली इसने सबको सरप्राइज किया है, इस तरह की परफॉर्मेंस बीजेपी की वहां रही है, और डेफिनेटली इसकी जो अब शेडो है वो आगे दिखने वाली होगी, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपबीट है। बीजेपी नेताओं से जैसे हम बात भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कहीं पे अंदरूनी तौर पे मध्य प्रदेश को लेके भी वो सरप्राइज्ड हैं, जो अनएक्सपेक्टेड रहा है। इसको बड़े कांटे की टक्कर दिखाया जा रहा था या वैसे दिखा रहे थे, बट वही जो आपने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे यही कहूंगा कि जहां तक अगर आप कांग्रेस और बीजेपी की कैंपेन या इनके एफर्ट्स की बात देखो, कहीं पे कांग्रेस थोड़े हाफ हार्टेड एफर्ट्स हमें लग रहे थे। जैसे आपने ये ईआरसीपी की बात की, या इवन हम कंपेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किए, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि शुरू के 4 साढ़े 4 साल, जैसे राजीव जी भी कह रहे थे कि क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ नहीं थे, तो सरकार बचाने में ही टाइम काफी वेस्ट हो गया। और जब तक इन्होंने अपनी स्कीम्स अनाउंस की, वो मैनिफेस्टो में आई और जगह अनाउंस हुई, बस ग्रास रूट लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाई वो जितनी भी इनकी स्कीम्स थी। तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और बीजेपी और कांग्रेस में शायद सबसे बड़ा डिफरेंस आप यही कहें कि बीजेपी की जब भी बात आती है, चाहे ग्रास रूट लेवल पे हो, चाहे पन्ना बूथ हो, या जो भी लोगों का एक वो मैनेजमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है हमेशा। और कांग्रेस के बारे में यही जो बात है कि नेता ज्यादा देखते हैं और ग्रास रूट पे वर्कर्स नहीं देखते हैं। तो बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी रहे होंगे, बट एक जो बेसिक, आई थिंक कांग्रेस को ये लेसन जितना जल्दी ये सीख लें और उस हिसाब से काम करना शुरू करें, तो वो ग्रास रूट पे इनको अपनी पकड़ मजबूत करनी ही होगी। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बची है आने वाले इलेक्शंस में, हालांकि टाइम बहुत कम है। आदित्य कांत जी, आप काफी सीनियर हैं और पॉलिटिकल दिल्ली में आप देखते हैं सारा। कांग्रेस का एक माइनस पॉइंट आपको लगता है कि हर बार ये कहा जाता है कि समीक्षा करेंगे हम, जीत की और हार की सबकी समीक्षा करते हैं, और समीक्षा होती ही नहीं है। आपको लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे कौन से हैं, किन पे छूना चाहिए? मैं अक्सर देखता हूं एक लाइन का प्रस्ताव आता है कि आला कमान को हम निर्धारित करते हैं, तय करते हैं, उन्हें फैसला लेने के लिए मुकर्रर करते हैं कि वो जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहां डिफरेंसेस साफ दिखाई दे रहे थे। आप ये देखिए, जब टिकट बंटने का वक्त आ रहा था, अशोक गहलोत ने कहा कि 2 से 3 महीने पहले टिकट देना चाहिए ताकि पार्टी के दूसरे लोगों उनको मैनेज किया जा सके, लेकिन वो चाह करके भी नहीं करा पाए। आप ये देखें कि जहां चुनावी साल है और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भी नेताओं को तरसना पड़ रहा है, ऊपर से पार्टी आलाकमान के पास में इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये बता सकें कि राजस्थान के लिस्ट को हम क्लियर कर दें, और ताकि धरातल पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यकर्ताओं की फौज को हम तैयार कर सके। आपने सही कहा, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि वहां नेता ज्यादा है और कार्यकर्ता कम दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें, जमाना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, कांग्रेस को उस ढर्रे से बाहर आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, और जितना जल्दी उस ढर्रे से बाहर आए उतना जल्दी इनके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहेंगे, इनको एक तो वही कंटिन्यूएशन में बहुत जरूरत है। हम जैसे बात कर रहे थे तेलंगाना में, अब जब भी हम एनालाइज करते हैं उसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ देखा जा रहा है कि कहीं पे कहीं वो कंट्रीब्यूशन रहा है राहुल गांधी का। लेकिन अब आप देखिए कि उस टाइम अच्छा एक इन्फ्लुएंस बना था, लोग मोमेंटम भी कांग्रेस का बना था, बट वो क्या उस मोमेंटम को आगे ला पाएगा उसको। तो
तो कहीं पे जो भी ये बातें शुरू करते हैं उनको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए, कंटिन्यूएशन में सस्टेन करने के लिए ऐसा लगता है इनके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। जहां के हमें बीजेपी बहुत माहिर उस चीज में लगती है कि जो भी वो कर रहे हैं उसको एंड तक, और एक फार साइटेड एक विजन उनके पास है कि ये जो इलेक्शंस है इनको हम लोकसभा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जैसे सीएम का भी मुद्दा आ रहा है या जो भी इश्यूज हैं, तो आई थिंक उसमें लगता है कि उनका विजन बहुत क्लियर है कि इस विधानसभा की जीत को वो एक इफेक्टिव रूप में, पॉजिटिव रूप में आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये बार बार आती रहती है। अब क्योंकि ये हार गए हैं तो अब और ज्यादा इनकी वो एनालिसिस भी होगा और कमियां उभर के सामने भी आएंगी। लेकिन फिर भी ये अभी हाई टाइम है जब कांग्रेस को अपना इट हैज टू पुट इट एक्ट्स टुगेदर और ये एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बनाएं और ग्राउंड लेवल पे उतरें। जितने भी नेता हैं, जब इन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी है ग्राउंड लेवल पे जाके अवेयरनेस लाके जो कमियां हैं सरकार की उनको अच्छे से कन्विंसिंग ढंग से पेश कर सकें। सबसे बड़ी कांग्रेस की कमी ये भी रहती है कि ये अगर क्रिटिसाइज करते हैं बीजेपी को, दे शुड हैव ए प्लान जो ये नेताओं अपने वर्कर्स को के थ्रू वोटर्स को बता पाए कि हमारे पास बेटर प्लान ये है लोगों की स्कीम्स के लिए। एक्चुअली वो हो नहीं पाता है, तो वो एक बहुत बड़ी कमी है जिसको इनको जितना जल्दी हो सके ओवरकम करना पड़ेगा अगर अपनी एग्जिस्टेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में। बिल्कुल। राजीव जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट वॉर भी चल रहा था, योजनाओं का भी चल रहा था। कई बार अर्थशास्त्री सवाल खड़े कर रहे थे कि अशोक गहलोत और शिवराज सिंह देंगे कहां से, इतनी चीजें अनाउंस करे जा रहे हैं, पैसे भी लुटाए जा रहे हैं, लेकिन खजाने का होगा क्या। तो ये तो माना जा सकता है कि इर्द गिर्द ही था दोनों का जो एजेंडा था सत्ता की वापसी का, लेकिन सफल हो गए और सफल नहीं हुए। जिन रिजल्ट्स के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नहीं सोचा था वो रिजल्ट आ गए। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट मुझे यूं नहीं लगते हैं कि हम जब पिछले एक हफ्ता से चर्चा कर रहे थे और दृश्य जो दिखाई दे रहे थे उससे लग रहा था कि बीजेपी सरकार बना सकती है, यानी कि राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगी। और रिवाज कायम रही। पिछले 30 साल के ठप्पा इस पे लगा दिया। 1993 में जो स्थिति बनी थी भैरव सिंह शेखावत के वक्त, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो सिलसिला अब चलता बन पड़ा है। अब आगे कहां जाके रुकेगा कहना बहुत मुश्किल है। तो यहां ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वो किसी भी माध्यम से जनता के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ने में, पैठ बनाने में अपनी कामयाबी हासिल की है। गहलोत लेकिन वो नहीं बना पाए। और गहलोत का मैं इलेक्शन के 2 दिन पहले का ही बयान आपको कोट करना चाहूंगा कि स्टार लीडर अपनी विधानसभा क्षेत्रों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जब उनको मालूम था तो चीजों को मैनेज समय से करना चाहिए था। ये देखिए, निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे थे कि अभी मध्य प्रदेश से तुलना, वो हमारा पड़ोसी राज्य है जी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो 19 साल से लगातार चल रहे हैं और इस बार बम्पर मेजोरिटी से आए हैं। तो उन्होंने कोई ना कोई एक अच्छी रणनीति बनाई होगी, अच्छा अपना प्रचार तंत्र तैयार किया होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कांग्रेस के रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं कोई चूक रही है। तो इतना वैसे तो कोई ज्यादा अंतर से नहीं आ रहे, सम्मानजनक हार के रूप में ये मानी जाएगी, लेकिन फिर भी हार तो हार ही है। सत्ता बदल गई तो किसी भी रूप में बदली हो, लेकिन वो भाजपा के पक्ष में चली गई। तो वो अपनी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजना, महिलाओं के लिए भी राजस्थान में काफी योजनाएं बनाई गई, लेकिन हो सकता है कि वो देरी से लागू की गई। और दूसरी बात अभी अपन जो आप भी कह रहे थे कि पूर्वी राजस्थान में जैसे विश्वेंद्र सिंह भी हार गए, सब बड़े बड़े लोग हार गए, मंत्री हार गए। वो पायलट समर्थक वर्ग उस इलाके में ज्यादा है। ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, उसकी कैंपेनिंग के लिए बड़े तैयारी की गई सरकार की, लेकिन वो सरकारी स्तर पर तैयारी थी योगेंद्र जी, मैं बताऊं आपको। वो संगठन के या पार्टी के या सामाजिक क्षेत्र के लोग, क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के को जोड़ के बनाई हुई कोई तैयारी नहीं थी। तो वो जो सरकारी तंत्र का तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं उनका तो कितना असर होता है। लोग पहचान जाते हैं, अरे ये तो क्या है, तो सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो वो एक मायने नहीं रखती। लेकिन दूसरी चीज एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे 3-4 साल राजस्थान में जो पायलट गहलोत वर्सेस चलता रहा, उसका असर बहुत ज्यादा लोगों में रहा। हम नतीजे को एक इस रूप में भी ले सकते हैं, लोगों ने सोचा होगा कि यदि वापस कांग्रेस को वोट दे देते हैं, इन दोनों नेताओं, बड़े नेताओं के बीच तो टकराव की स्थिति है, तो अगले 5 साल फिर वापस इनमें झगड़े शुरू होंगे, तो शासन व्यवस्था पे तो असर पड़ता ही उन चीजों का।
सरकार बचाने पे एक धड़ा अपनी वो तैयारी में लगता है, दूसरा धड़ा उसको गिराने में या उसकी कमजोरियां उजागर करने में लगता है। तो खींचतान का एक माहौल रहता है सरकारी पार्टी के भीतर ही। तो मेरा एक अंदाजा है कि आम आदमी या कोई भी हो, वो ये सोचता है कि यार इनको वापस बैठा देंगे तो इनमें फिर झगड़े होंगे, इनमें फिर गुटबाजी हो गई, इसलिए एक दूसरी पार्टी को फिर मौका दे दिया जाए, उसको क्लियर कट मेजोरिटी दी जाए, जो कि जनता ने किया भी है। तो उस रूप में जो नतीजे सामने आए हमारे, तो वो जो गहलोत वर्सेस पायलट जो गुटबाजी थी, वो कांग्रेस का आलाकमान उसको समय रहते थाम नहीं पाया, वो जनता में भरोसा पैदा नहीं कर पाया कि पार्टी पूरी तरह से एक है, और आलाकमान जो हमारे स्तर पर जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, पूरे 5 साल उसी पे अमल होगा और एक स्टेबल सरकार दी जाएगी, कोई खींचतान नहीं होगी। तो ये सब चीजें जनता के मानस में रहती हैं। आम चर्चा में जब आप और हम लोग बैठते हैं दूसरे लोगों के बीच में, औरों से भी बात करते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी मेरी भी चर्चा काफी हुई, तो उनका यही कहना था कि हम यार 4 साल तो हम झगड़ते रहे, अब फिर जनता के सामने जा रहे हैं। जनता इस चीजों को सब जानती है। आज मीडिया, सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि हर मिनट की खबर लोगों तक पहुंचती है कि इनमें इस बात पे झगड़ा हुआ, इस पे जब बात पे झगड़ा हुआ, पोर्टफोलियो को लेकर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल में शामिल होने कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, इस पे झगड़े हुए। तो उन सब चीजों का असर एक जब आम चुनाव होता है तो वो सब चीजें जनता के मानस में रहती है। गहलोत को वैसे कायदे से 2 फ्रंट पे भी लड़ना पड़ा, एक बार तो सत्ता के लिए, उसी दौरान कोविड का भी बड़ा एक वो था, उससे भी लड़ना पड़ा, तो दोनों फ्रंट पे गहलोत को लड़ना पड़ा। देखिए एक बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत हमेशा एक बात कहते रहे कि विधायक अगर चले जाएंगे तो सरकार चली जाएगी, एक डर सा बना करके रखे। आपको ध्यान होगा कि पार्टी आलाकमान के पास में भी एक इसी तरह का मैसेज देते रहे कि अगर ये विधायकों को टिकट नहीं दिया, इनको अगर इनकी आवाभगत नहीं करेंगे, जैसे कहा भी कि आप लेते लेते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, आपको जो इच्छा हो आप लीजिए। विधायकों को इस तरह की बात बना दी कि 115 या 17, 18 जितने भी लोग थे वो वहां के क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। राजेंद्र राठौड़ तो अक्सर आरोपी यही लगाते थे, और उनकी स्थिति ये हुई कि आपने सही कहा कि विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। उन लोगों को भी टिकट दिया जो बगावत करके लौटे थे, उनको एक तरह से इनाम दिया, तो दोनों ही पार्टियों ने दिया, उसमें से कई लोग जीत भी गए, कई हार भी गए। खैर, लेकिन जिस तरह की स्थिति एक पॉलिटिकल सिनेरियो में बनाई अशोक गहलोत ने, मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए 5 साल से पहले कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता विधायक, पैसे नहीं है। आज इलेक्शन सहज बात नहीं है, 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और कमीशन अगर कहे कि हम आपको नोटिस दे सकते हैं, आप 2 से 5 करोड़ बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों पे बहुत भारी पट्टी लगी हुई है, या जहां पे आपके ऑब्जर्वर धूल झोंक करके जाते हैं दिखाई नहीं देता है। एक गाड़ी 1500 रुपए लेती है, 200 गाड़ियां क्षेत्र में 100 गाड़ियां लगा करके काम करते हैं। चाय का हिसाब देखिए, टेंट बड़े डोम लगते हैं जैसे ब्याह शादी में नहीं लगते हैं, वहां लंगर चलते हैं, कहां से पैसा आता है? ये खर्च नहीं होता है। तो कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि 5 करोड़ रुपए 2.5 साल में खर्च करेगा। लेकिन गहलोत साहब ने एक ऐसा माहौल बना करके रखा कि विधायक चले जाएंगे, विधायक चले जाएंगे, विधायक चले जाएंगे। रिजल्ट उसका यही हो रहा है। तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज अशोक गहलोत के प्रति नहीं थी, वो समझ पाए होंगे इसको, लेकिन वो रणनीति नहीं बना पाए, जिसकी चूक रही है। पोलराइजेशन जरूर रहा था, जिसकी वजह से ये सीट देख सकते हैं, लेकिन हम इसे बम्पर जीत नहीं कह सकते, लेकिन जीत होती है। वो चाहे 101 सीट पे भी आकर के जीतते तो भी जीत होती। आदित्य जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस को सही सलीके के साथ में इन तमाम चीजों को लेकर के और विचार करना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस का हाल वही हो। मोदी जी का कहना नहीं कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, ये अपने खुद के हालात से इसी तरह की स्थिति में जा सकते हैं। कई दिग्गज हैं जो धराशायी हुए हैं, इस पूरे मैटर को समझ ही नहीं पाए। ईआरसीपी को लेकर के ईस्टर्न राजस्थान की बात ये कहते रहे कि ईस्टर्न राजस्थान में ईआरसीपी का ऐसा मुद्दा होगा जो पिछली बार सचिन पायलट के नाम पे गुजरों ने वोट दिया, तो उस गैप को हम पूरा कर लेंगे। अब तो मुझे लगता है कि सीटों के रिजल्ट को देख करके, जहां ये एक चर्चा थी कि माली समाज के लोगों ने शायद अशोक गहलोत के नाम पे इस बार एक तरफा वोटिंग की, लेकिन वो भी रिजल्ट में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा है कि समय के साथ में क्या वाकई ये कांग्रेस की बड़ी चूक है, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता था। जिसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि हाथ उठवाते रहे, चाहे वो राहुल गांधी ने उठवाए हों, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, या फिर केसी वेणुगोपाल ने उठवाए हों, लेकिन वो दिल नहीं मिला पाए। हाथ उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इन लोगों को एक साथ बैठ करके जिस तरह से चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। एक बड़ी रणनीतिक चूक कहें इसे।
बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, ये बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है और इनको ये जो इशू है इसको बहुत पहले रिजॉल्व कर लिया जाना चाहिए था। ये इवन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहली लिस्ट जब रिलीज हुई थी उसके बाद सबको यहाँ एक बहुत उम्मीदें थी कि शायद अशोक गहलोत के जो कैंडिडेट्स जो उस टाइम में जो इनके साथ आए थे पार्टी हाईकमांड के अगेंस्ट, शायद उनको टिकट ना दिया जाए। और जो यहाँ पे भी जो रिपोर्ट्स आई थी पहली मीटिंग के बारे में, उसमें यही था कि बड़े बड़े नेता जैसे शांति धारीवाल हैं या कुछ और भी बड़े नेता हैं, उनके बारे में आलाकमान बिल्कुल भी उनको टिकट देने के फेवर में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अशोक गहलोत अपना वो कर पाए, अपने आप को असर्ट करे, तो कहीं पे आलाकमान की बिल्कुल क्लियर वीकनेस नजर आ रही थी। शायद उस टाइम ये फर्म स्टैंड लेके, जैसे बात तो हमेशा विनेबिलिटी की बात होती है, अगर उस टाइम ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अच्छे से देखा जाता विद रिगार्ड टू एमएलएज, तो जितने ये अभी एमएलएज जो सिटिंग एमएलएज थे वो जो हारे हैं, शायद उनमें से काफी कैंडिडेट बदले जा सकते और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता कि पार्टी डिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करेगी, वो चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। लेकिन ऐसा मैसेज नहीं गया और सेकंड और थर्ड लिस्ट के आते आते ये बहुत क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट कि अशोक गहलोत जी अपना बात मनवाने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं और कहीं ना कहीं पे वो उसकी कॉस्ट पे हुआ है, कैंडिडेट की विनेबिलिटी की कॉस्ट पे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अशोक गहलोत जी को ही अब, जो हमें कैंपेन में भी बाद में एक फीलर्स आने शुरू हुए कि अब जीत होगी तो अशोक गहलोत जी को क्रेडिट जाएगा, हार होगी तो उनकी होगी, और कहीं ना कहीं पे जो सीनियर लीडरशिप है वो उसको अपने आप से कहीं पे थोड़ा डिस्टेंट महसूस, ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि वो उसमें दे आर नॉट इनटू इट। जो एक कैंपेन का ढंग देख लीजिए, राहुल गांधी की मीटिंग्स या जितनी भी रही हैं पब्लिक मीटिंग्स, वैसी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी जो एक कनेक्ट होता है टॉप लीडरशिप का, जो शायद बीजेपी के आप देखो कितने व्हाइरल टूर्स किए उन्होंने, जैसे कारपेट बॉम्बिंग कर दी थी बाद के लास्ट में, तो बड़े बड़े नेता राजस्थान में थे और जिस तरह से ये कर रहे थे, यहीं पे वो चीज एक एंड पे फील हो रही थी। और जो खैर हमने भी बीजेपी के आए सब लोग कह रहे थे, बट जो ये मेरे ख्याल से जो कंफर्टेबल मेजोरिटी आई है, ये कांग्रेस ने अपने आप, मुझे लगता है कि बीजेपी को एक प्लेटर पे दी है। अगर ये कुछ करेक्टिव मेजर्स टाइम लेते रह जाते तो शायद हो सकता है कि इनके पास एज होता और जैसे एक आधी सीट एक्स्ट्रा इनके पास होती और शायद ये फिर भी गेम में रहते। लेकिन वो ये है कि अब इन्होंने नहीं किया, अब इमीडिएटली अब आगे इस बार बिना कहे आगे कुछ एक्शन लें तो कुछ है कि ये अपने आप को कहीं पे रेलेवेंट रख सकें। अब तो बात यहां तक आ गई है कि अपने आप को सिग्निफिकेंट कितना रख सकें। जी देखिए, ये आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था और काफी हद तक सेमीफाइनल कहेंगे भी इसे पिछली बार में, और अपने अंतर दिखाई दे रहा। पिछली बार 2018 में इन्हीं दिनों में जब इलेक्शन रिजल्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे तो कांग्रेस के 4 चांद लगे हुए थे उस वक्त, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर जो तीनों हिंदी भाषी बेल्ट है जहां बीजेपी का कब्जा है, तीनों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1 साल 6 महीने बाद में वो एक अलग बात है कि कांग्रेस में सिंधिया गए और उसके बाद कांग्रेस से बीजेपी में सिंधिया गए और उनके साथ में उनका कुंबा चला गया और वो पूरा का पूरा वापस से बीजेपी में शामिल होकर के सरकार वापस बना ली। लेकिन तब भी आप देखिए कि तीनों राज्यों के अंदर बीजेपी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत अच्छा गेन किया। राजस्थान में तो क्लीन स्वीप, एक अलायंस में और चॉइस इनके खुद के अपनी जीत गए। मध्य प्रदेश में इसी तरह से जीत गए। लेकिन अब आपको लगता है कि बीजेपी के लिए, बीजेपी जिस तरह के आधार बनाती है, बीजेपी ने जिस तरह के टेम्पो कैंपेन के दौरान खड़ा किया था कि वो करप्शन का हो, अब तो बघेल को बख्शने वाले भी नहीं है, और भी क्या हो सकता है उसके अंदर महादेव ऐप में। राजस्थान में महिला सुरक्षा की बात, सरकार बेशक इनकी आ गई होगी, लेकिन आपको लगता है कि मुद्दे आज भी स्टैंड करेंगे 2024 मई तक, जब तक चुनाव परिणाम 2024 आम चुनाव का नहीं आ जाएगा तब तक ये मुद्दे यूं क्यों रहेंगे? वो कैसेट्स रिपीट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है योगेंद्र ये मुद्दे रहने वाले हैं। अगर आप आज भी रिजल्ट्स के बाद जितने भी सीनियर पार्टी लीडर्स, बीजेपी लीडर्स हैं, उनके बयान आप देखें तो वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मोदी जी ने अपने आप गारंटी दी है जिसको वोटर्स ने एक्सेप्ट किया है और उस पर पूरा विश्वास किया है। तो ये बात, ये बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है, तो जो कहीं पे एक इंडिकेशन था कि विधानसभा में का जो आपका मैंडेट होगा उसको हम लोकसभा तक एक्सेप्ट करेंगे कि वो जो वोटर्स है वो उनका वोट लोकसभा में भी उनके साथ ही कंसोलिडेट होने वाला है। तो बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं या बीजेपी की अदरवाइज भी जो है और इनकी जो पिक्चर है उसमें डेफिनेटली ये मुद्दे रहने वाले हैं।
और एग्जाम्पल देने के लिए, ये बताने के लिए कि ये उस पर अड़िग है। ऐसा लग रहा है कि ये जो महादेव ऐप या कुछ करप्शन के इश्यूज हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट 2-2.5 महीने में कुछ सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंक्रीट एक्शन ऑन ग्राउंड हमें दिखाई देगा। अब इसको पार्टी चाहे दूसरे ढंग से, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो उसको विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन बीजेपी का जो अभी तक का हमने देखा है, जितने भी हैं, ये एग्रेसिवली अब जाएंगे और ये दिखाएंगे कि ये ऑन ग्राउंड एक्शन भी कर रहे हैं और एक जनता को बीच में ये विश्वास भी कराएंगे और दूसरी तरफ ऑपोजिशन को भी ऑब्वियसली वीकर करने का इनको एक वो मौका भी मिल जाएगा और अपने आप को प्रूव करने का ये एक अच्छा इनके पास रहेगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 महीने में हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन ग्राउंड दिखने वाले हैं। राजीव जी, अभी जो आज मुद्दे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, ये मुद्दे पार्लियामेंट इलेक्शन तक रहेंगे। सरकार बेशक बीजेपी की बन रही है, मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी बन रही है, लेकिन मुद्दे वही जो इलेक्शन के दरमियान, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो या फिर दूसरे नेता हो, मंच से जिस तरह से पूरे कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया है, उसमें दिल्ली से लेकर के उन राज्यों तक के नेताओं को नहीं छोड़ा है, तो यही मुद्दे रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से यही मुद्दे रहेंगे क्योंकि भाजपा के जो आज जो जीत हुई है, तीनों राज्यों को आप देख लीजिए, तीनों राज्यों के अलग अलग नेताओं को वो सारा श्रेय मोदी के चेहरे को दे रहे हैं चुनावी जीत का। मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भाजपा के हैं, वो अपनी योजनाओं के साथ मोदी की योजनाओं को और उनके कुशल नेतृत्व, मतलब जिस तरीके से भी तारीफ की जा सकती हो प्रधानमंत्री की, तो भाजपा के तमाम अलग अलग राज्यों के नेता सारा श्रेय उनको दे रहे हैं। तो लोकसभा का चुनाव भी आप ये देखना कि एक ही मुद्दा रहेगा, मोदी का चेहरा। तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में मोदी एक सबसे लोकप्रिय चेहरा है पूरे देश भर में, और भाजपा ने तो जो उस पार्टी का संगठन है उसने उनका चेहरा इतना बड़ा बना दिया, उनका कामयाबी इतने लोगों तक पहुंचा दी कि देखो मोदी की वजह से हमारे देश का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नाम हुआ। सम्मान, आज भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो मोदी की वजह से बढ़ा है। तो ये आम आदमी को बहुत क्लिक करती है योगेंद्र जी ये चीजें। तो आज भी आप वसुंधरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने भी देखी होगी, तो उसमें भी वो भी सारा श्रेय मोदी जी को ही दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बात और जानना चाहूंगा मैं राजीव जी यहाँ पे आपसे, ओपीएस का बड़ा हल्ला मचाता और अशोक गहलोत कह भी रहे थे कि कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ओपीएस की वजह से सरकार में हमारी वापसी हुई है, लेकिन राजस्थान में कोई जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, पोस्टल बैलेट्स के आधार पर पहला रुझान सामने आता है, जो राउंड से पहले का पोस्टल बैलेट्स की काउंट हुई, लेकिन वो मुझे रिफ्लेक्ट नहीं किया कि पोस्टल बैलेट्स में कहीं पे सरकारी कर्मचारियों ने अशोक गहलोत को अप्रिशिएट किया हो, क्योंकि तभी से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी बढ़त लिए हुए है। तो इसका मतलब ये था कि ओपीएस का भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं है। ओपीएस का इम्पैक्ट इन जनरल जो चर्चाओं में रहता था, वो कर्मचारियों से जब हम लोग चर्चा करते थे तो उसमें वो झलकता था, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कर्मचारी की तरफ कर्मचारी वर्ग इस चीज को मानता था कि नहीं ये हमारे हित की योजना है। लेकिन अभी योगेंद्र जी इसमें एक हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं, 7 लाख कर्मचारी हैं, 7 लाख में से 2-2.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो ओपीएस के अब दायरे में आएंगे। उससे पहले के भर्ती के 4 लाख के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जिन पे तो ओपीएस लागू हुई है, क्योंकि वो 2003-2004 से पहले की भर्ती के कर्मचारी हैं। उनका जो पहले की भर्ती के कर्मचारी जो अब रिटायर हो रहे हैं, तो उनको तो ओपीएस का लाभ पुरानी उससे ही मिल रहा है। जो 2003-4 के बाद भर्ती हुए लोग हैं उन पे ये ओपीएस लागू होगा, जो उनका रिटायरमेंट का समय मेरे हिसाब से 10 साल बाद आएगा, तो 10 साल बाद उनको लाभ मिलेगा। तो 10 साल का एक पीरियड, एक लंबा पीरियड रहता है। सरकार की योजनाएं, स्कीमें, नीतियां, सब चीजें बदलती हैं। अर्थतंत्र, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी देश की, प्रदेश की, तो उस हिसाब से सरकारें अपना निर्णय करेंगी। तो ओपीएस को लेकर कर्मचारियों में ये खुशी का माहौल था। राजस्थान के कर्मचारियों को लेकर आरजीएचएस जो एक हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए, उसका भी कर्मचारी काफी तारीफ करते थे, लेकिन वोट वो किस पाले में देंगे, ये कन्वर्ट होंगे, ये कहीं वो चीज सामने नहीं आई। बिल्कुल, ये तो जनता का ट्रेंड मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता है कि वो क्या चाहती है और किस दिशा में जाना चाहती है। चलिए आदित्य जी, एक छोटा सा सवाल और लूंगा आपसे मैं। देखिए, पोलराइजेशन पे बीजेपी ने पूरे जगह पे
कैंपेन को अपने को फोकस रखा। मेन एजेंडा पोलराइजेशन का रहा और साफ साफ कहा भी उन्होंने, हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन खतरे में है, सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। और ये अवसर किसने दिया? इनके खुद के अलायंस के नेताओं ने, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। तो राम मंदिर का भी जो अभी मंदिर के अंदर सभी को नौता भी जा रहा है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है, एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ये 2024 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एजेंडा होगा। तो क्या लगता है आपको कि ये तो फिर एक आंधी की तरह हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये हम देख सकते हैं, बट आई थिंक ये मुद्दा रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा शायद ना रहे जी। एक टाइम में, क्योंकि जो मिक्स्ड रिस्पॉन्स ये हिंदू मुस्लिम वाले इशू को आया है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि इस मुद्दे को कहां तक सीमित रखना है। और इन एनी केस जब और मुद्दे हैं जिन पे पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जाना चाहेंगे जिसमें 3 या 4 बड़े मुद्दे होंगे, जिसमें चाहे डेवलपमेंट है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, और जो जैसे हम करप्शन की बात करते हैं ये मुद्दा है। तो वो सारे मुद्दों के बीच में ऑब्वियसली ये हिंदी हार्टलैंड में या यूपी में और जगह ये मुद्दे के बारे में अच्छा रहेगा और इसके एडवांटेज भी बीजेपी को मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रहेगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा चुनाव वैसे हिंज करेगा, जो एक कैंपेन होगा। बट डेफिनेटली उसके आसपास के एरिया में तो रहेगा, क्योंकि अगर हिंदुत्व का मुद्दा जैसे बीजेपी लेके आती है तो जातिगत जनगणना का मामला मुद्दा कांग्रेस और उनके अलायंस के लोग जो हैं इंडिया के, वो लोग लेकर के आ रहे हैं। दूसरा भी इन राज्यों के परिणाम के बाद में आपको लगता है कि इस अलायंस पर भी कुछ असर आ सकता है? बिल्कुल असर तो आएगा। अब तो इसकी फ्यूचर भी अब स्टेक पे आ जाएगी कि फ्यूचर कितनी एग्जिस्टेंस रहती है, और जितने जो पार्टी मेंबर्स जो इसके साथ में एसोसिएटेड थे। मैं कहीं उमर अब्दुल्ला जी की अभी वो एक बाइट देख रहा था जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया है, कहा तो नहीं है अलायंस के बारे में, तो मुझे लग रहा है उसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसके ऊपर होगा। और अभी 6 तारीख को शायद इन्होंने जो मीटिंग रखी भी है, जो अनाउंस की है, उसमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब उसमें यही है कि अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं रहेगी जो एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करने की बातें आ रही थी। हम जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इन इलेक्शंस में अगर अच्छी एक परफॉर्मेंस रहती तो शायद कांग्रेस एक स्ट्रांग हो जाती। तो अब तो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी से रखना चाहेगी और वो अपना शेयर देने से हेजिटेट करेंगे। तो अब उसकी फ्यूचर डेफिनेटली अब ये स्टेज पे है, जिसका एक इन ए वे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो 6 तारीख को मुझे लगता है कि बहुत क्लियर इंडिकेशंस हमें आ जाएंगी। बिल्कुल। खैर उससे पहले एक झलक आपको दिखाई देगी सोमवार को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा। उसी दरमियान नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में एंट्री करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनके अपने जो सांसद हैं उनमें काफी उत्साह होगा। लेकिन 3 राजस्थान से ऐसे सांसद भी उसमें शिरकत करेंगे जिन्हें टिकट दिया गया विधायक बनने के लिए, लेकिन वो सांसद ही बने रह गए, यानी कि उन्होंने हार दर्ज कराई। 7 में से 3 सांसद हार गए, 4 ने जीत भी दर्ज कराई है। 3 बाबाओं को टिकट दिए, तीनों जीत गए हैं। तो ये इस तरह का सारा कुछ रिजल्ट है। उसकी जब बारीकी में और जाएंगे तो बहुत कुछ तस्वीर साफ नजर आएगी। चलिए आदित्य जी और राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका फैसला में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।